हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आलोक में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के एक और ज़िला साहेबगंज का कवर करने जा रहे हैं। तो ये रहा उसका मैप। सबसे पहले इसका हम साहेबगंज का अर्थ को समझते हैं। तो साहिब का अर्थ होता है स्वामी। साहिब मतलब साहिब का अर्थ क्या होता है? स्वामी या मालिक, मालिक भी कह सकते हैं। और गंज का अर्थ होता है स्थान। गंज का अर्थ होता है स्थान, यानी साहेबगंज का अर्थ हुआ मालिक या स्वामियों का स्थान। मालिक या स्वामियों का स्थान, समझ गए? मालिक या स्वामियों का स्थान कहा जाता है। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में, अंग्रेज़ों से शासनकाल के दौरान यहाँ यूरोपियन लोग रहा करते थे। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम साहेबगंज पड़ा है। तो समझ गए आप? साहेबगंज का अर्थ मालिक या स्वामियों का स्थान। अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। यह जो जिला है झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में, यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी पूर्वोत्तर भाग। ये जो साहेबगंज ज़िला है कहाँ पे पड़ता है? साहेबगंज ज़िला झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, पूर्वोत्तर भाग में है झारखंड का। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, झारखंड का पूर्वोत्तर भाग में है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, यानी झारखंड का सबसे पूरब में कौन सा जिला है? झारखंड का सबसे पूरब भाग में कौन सा जिला है? पाकुड़, याद रखना है। और उसी प्रकार पूछा जाए कि झारखंड के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, तो साहेबगंज हो जाएगा। यानी हमारा सवाल का उत्तर मिल चुका है कि झारखंड के सबसे उत्तर में कौन सा ज़िला है, तो ये साहेबगंज ज़िला है। उसी प्रकार झारखंड के सबसे पश्चिम में कौन सा ज़िला है, तो गढ़वा उसका आंसर होगा। उसी प्रकार अगर बोला जाए झारखंड के सबसे दक्षिण में कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम ज़िला आ जाता है। इतना याद रखना है। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पे डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना, डेल्टा प्रकार की जलवायु है। तो याद रखना है कि झारखंड में दो ही ज़िले हैं जहाँ पर डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वो है एक साहेबगंज, साहेबगंज, और दूसरा पाकुड़। तो दो जगह झारखंड में ऐसा है जहाँ पे डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वो है एक साहेबगंज और पाकुड़। यहाँ पे जो इस प्रकार का जब जलवायु पाया जाता है, तो यहाँ पे किसका प्रभाव रहेगा? नॉर्थवेस्टर का। नॉर्थवेस्टर ना, नॉर्थवेस्टर का क्षेत्र ये हो गया, ये पाकुड़ और साहेबगंज। ग्रीष्म काल में भी यहाँ इस कारण वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में कितना वर्षा होती है? ग्रीष्म काल में 13.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसी प्रकार वर्षा के दिनों में वर्षा कितनी होती है? 152.5 सेंटीमीटर, यानी वार्षिक वर्षा भी अच्छी खासी यहाँ होती है। यानी इस क्षेत्र में चावल की खेती भरपूर मात्रा में मिलता है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वहाँ पे बंगाल की जलवायु का प्रभाव माना जाता है। अब डेल्टा प्रकार की जलवायु हो गया। अब यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड में जलोढ़ मिट्टी सिर्फ दो ही जगह पाया जाता है, वो एक साहेबगंज और पाकुड़। दो ही जो ज़िला है वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसमें से साहेबगंज भी है और पाकुड़ भी है। यहाँ मृदा बहुत ही उपजाऊ है, उपजाऊ की दृष्टि से सबसे उत्तम मृदा मानी जाती है। और ये जो मृदा है यहाँ पे खादर और बांगर दोनों, यानी नवीनतम और नवीनतम मिट्टी भी है। आप इतना याद रखना है। ये जो जिला है
गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। साहिबगंज जिला गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है, इतना याद रखना है। अब हम इसके चौहद्दी को भी देख लेते हैं। तो इसके उत्तर में क्या है, इसके पूरब में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है। तो उत्तर इस तरफ देखिएगा तो यहाँ पे बिहार है। बिहार का भागलपुर जिला, बिहार का भागलपुर और एक ज़िला है कटिहार मामूली सा टच होता है, ज़्यादा टच नहीं होता है, लेकिन 2 ज़िला बिहार का टच होता है, भागलपुर और कटिहार। और इधर में वेस्ट बंगाल है, मालदा ज़िला है। और इधर में दक्षिण में पाकुड़ ज़िला है और पश्चिम में गोड्डा है। यानी हम इसके चौहद्दी को देख लिए, यानी 2 जो राज्य को ये टच करते हैं। 2 राज्य में कौन कौन, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार के अंतर्गत कौन सा ज़िला, भागलपुर और कटिहार, और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत मालदा। इतना हम लोगों ने देखा। अब यहाँ जो ज़िला है इसका हम लोग फॉर्मेशन के विषय में देख लेते हैं, कब इसका गठन हुआ। तो ये ज़िला का गठन कब हुआ है आपका 17 मई 1983 ना, इसका गठन हुआ। 1983 से समझ सकते हैं, जो भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता था, यानी कपिल देव जब वर्ल्ड कप जीते थे, उस समय में झारखंड के 4 ज़िले का गठन हुआ है। तो रांची से टूट करके 2 ज़िला बनता है। उसमें है कौन कौन सा, लोहरदगा और गुमला। लोहरदगा और गुमला 2 ज़िला 1983 में ही। संथाल परगना भी 2 भागों में टूटता है। साहिबगंज उसमें से एक है जो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, और देवघर भी है। तो फॉर्मेशन के विषय में हम लोगों ने देखा कि 17 मई 1983 को इस ज़िला का गठन हुआ है। इतना हो गया। अब हम लोग इसकी इतिहास की ओर चलते हैं। इतिहास मतलब क्या क्या हुआ ना, तो यहाँ पे प्राचीन काल में माल पहाड़ियों का अधिकार था। माल पहाड़ियों का अधिकार हुआ करता था। माल पहाड़ियों का अधिकार यहाँ पे था। माल पहाड़ियों का अधिकार था। यहाँ पे मेगस्थनीज ने भी यहाँ की यात्रा की है। मेगस्थनीज, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका के विषय में आप जानते होंगे। और इस क्षेत्र को उन्होंने माली नाम से संबोधित किया है। यहाँ पे ह्वेनसांग भी आए हैं। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे, अपनी यात्रा का वृत्तांत को इन्होंने लिखा है। अपनी यात्रा के दौरान यहाँ वे आए थे। और भी है कौन कौन से लोग आए थे। अब यहाँ प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध जो एक निर्णायक युद्ध था, उसके बाद यहाँ जो बंगाल के नवाब का गिरफ्तारी यहीं पे हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब को यहीं गिरफ्तार किया गया था। यहीं गिरफ्तारी हुई थी। इतना याद रखना है। मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड का राजमहल क्षेत्र हुआ करता था। यानी मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड में राजमहल, बहुत ही फेमस जगह राजमहल क्षेत्र में हुआ करती थी। इतना याद रखना है हमें ना। अब हो गया इतना। अब हम चलते हैं, इसके साथ में बहुत सारे चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम लोग अनुमंडल को देखते हैं। नहीं, सबसे पहले परमंडल, क्योंकि परमंडल बड़ा होता है,
ये कौन सा प्रमंडल में पड़ता है? संथाल परगना प्रमंडल का एक ज़िला है। संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत में कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। यह हम लोगों ने देखा है। उसमें से सबसे छोटा ज़िला कौन था? पाकुड़। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया है। और सबसे बड़ा कौन सा ज़िला था? दुमका था। तो अब संथाल परगना प्रमंडल का एक ज़िला है, वहाँ पे 6 ज़िले आते हैं। तो इतना हुआ प्रमंडल, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अनुमंडल की बातें कर लेते हैं। अनुमंडल, यहाँ पर कितने अनुमंडल हैं? तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही अनुमंडल हैं। 2 ही अनुमंडल हैं। एक है साहेबगंज, पहला है साहेबगंज, दूसरा है राजमहल। तो 2 अनुमंडल हुआ। और अनुमंडल से छोटा कौन होता है? प्रखंड। सब प्रखंड से बड़ा अनुमंडल, अनुमंडल से बड़ा प्रमंडल, प्रमंडल से बड़ा जिला होता है। इतना याद रखना है। प्रखंड कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे कुल 9 प्रखंड है। 9 प्रखंड है। अब साहेबगंज जो अनुमंडल है उसके अंतर्गत 4 जिला आती है। 4 जिला कौन कौन सा आता है? स्वयं साहेबगंज वाला बात कर रहे हैं हम लोग। अनुमंडल साहेबगंज, मांड्रो हो गया, फिर बोरियो, इस तरफ से देखते जाइए, बोरियो, बोरियो और बरहेट। इतना 4 साहेबगंज के अंतर्गत आता है। और राजमहल के अंतर्गत में 5 जिले आते हैं, 5 प्रखंड आते हैं। भूल रहा था, तालझारी, देखिए तालझारी यहाँ पे है। तो अब राजमहल तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बगल में है। राजमहल हो गया। अब देखिए ये उधवा हो गया। अब पथना यहाँ पे है, पथना भी लिख देता हूँ मैं। और ही बरहवा। तो हम लोगों ने अभी प्रखंड के विषय में भी देख लिया। अब हम चलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ पर कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं ना? तो निर्वाचन क्षेत्र हेडिंग दे रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हम जानते हैं कि लोकसभा की सीटें आती है और विधानसभा की सीटें आती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विधानसभा की सीटें ना। विधानसभा की सीटें, तो विधानसभा में यहाँ पे 3 सीटें हैं ना। तो राजमहल पहला हो गया, राजमहल सीट, फिर बरहेट हो गया और उसके बाद बोरियो। ठीक है, बोरियो इतना हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो यहाँ पे राजमहल लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत आता है। राजमहल जो है साहेबगंज और बोकारो, साहेबगंज और पाकुड़ दोनों है। राजमहल लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है, इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पूरा साहेबगंज जिला और पाकुड़ जिला आता है। इतना याद रखना है। हो गया हम लोग का इतना। अब लोकसभा भी हो गया, इतना हो गया। अब कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा ज़िला है जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी हमारी जो मुख्य नदी है झारखंड की, जिसे हम लोग माता कहते हैं, वो गंगा नदी इस ज़िला झारखंड से सिर्फ एक ही ज़िला जो है झारखंड का उसको छूते हुए पार करती है, वो है साहेबगंज। साहेबगंज का भी सिर्फ राजमहल क्षेत्र को ही टच करती है। ये जो गंगा नदी है झारखंड और बिहार का बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है। इतना याद रखना है। और एक चीज़, झारखंड और वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर बनाती है गंगा नदी। तो ये 2 पॉइंट हो गया कि गंगा नदी झारखंड और बिहार का बॉर्डर बनाती है, गंगा नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर
बनाती है। अब मैंने कहा था कि सिर्फ राजमहल ब्लॉक को ही वो टच करती है गंगा नदी, तो लिख देना है राजमहल ब्लॉक ना को ही गंगा टच करती है। सिर्फ एक ही प्रखंड है झारखंड का जिससे होकर के गंगा नदी बहती है, वो है राजमहल ना। अब सकरी गली से राधानगर तक गंगा नदी जाती है ना, तो सकरी गली पतला टाइप का समझ जाइए, सकरी गली से राधानगर याद रखना है, राधानगर तक गंगा नदी जाती है। मैं तो एक बात बोलना ही भूल गया कि कितने किलोमीटर तय करती है। कितना किलोमीटर झारखंड में? 83 किलोमीटर झारखंड में याद रखना है, पूरे भारत में नहीं ना। और एक पुल बन रहा साहिबगंज में गंगा पर बन रहा, देश का तीसरा सबसे बड़ा पुल है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साहिबगंज में गंगा पर बन रहा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुल। झारखंड जो गंगा नदी में जो पुल है, देश का तीसरा सबसे बड़ा पुल है, ये याद रखना है। ऐसे इंडिया का सबसे बड़ा पुल तो आप जानते हैं। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 2017 में नरेंद्र मोदी किए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया, नरेंद्र मोदी के द्वारा ना। ऐसे तो भारत का सबसे बड़ा पुल कौन है ये आप जानते हैं, भूपेन हजारिका के नाम से जो पुल है वो सबसे बड़ा पुल है, मतलब इंडिया का। वो असम में है, झारखंड में, और झारखंड में जो ये गंगा पर पुल बना है भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुल है ना। अब एक यहाँ पे जो पुल बन रहा तो बिहार के कटिहार से जोड़ेगा, बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी, याद रखना है, मनिहारी को जोड़ेगा, मनिहारी को जोड़ेगा, याद रखना है, मनिहारी को जोड़ेगा। अब मनिहारी से मनीचाक तक भी जा सकते हैं आप, मनिहारी से मनीचाक। ये मनीचाक कहाँ पे है? बंगाल तक हो गया ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा बात हो गया कि जो पुल के द्वारा हम आसानी से कहाँ जा सकते हैं, आराम से हम जा सकते हैं कहाँ? बिहार, और बिहार के बाद बंगाल भी जा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा बात हो गया। अब ये जो पुल बना है वो एक टेक्निक से बना है। क्या चीज़ से बना है? टेक्निक से बना हुआ। वो जो तकनीक है, वो जो तकनीक को क्या कहते हैं? एक्स्ट्राडोज, एक्स्ट्राडोज तकनीक, एक्स्ट्राडोज तकनीक, एक्स्ट्राडोज तकनीक जो है वो उसी के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। इसमें एक्स्ट्राडोज तकनीक क्या है ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। एक्स्ट्राडोज तकनीक होता क्या है? उसमें केबल के सहारे पुल के लोड को बैलेंस कर दिया जाता है, इतना याद रखना है ना। इस तरह के तकनीक जो है अब बहुत सारी पुल को बनाया जा रहा है ना। अब सबसे लंबा पुल भारत में मैंने बता दिया कि कौन सा है, भूपेन हजारिका सेतु, देश का अभी तक सबसे बड़ा है ना। उसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है ना, और इसका लंबाई, ये जो पुल है उसका लंबाई 6 किलोमीटर लगभग है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि झारखंड में सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जहाँ पर नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जिसको बोलते हैं, यहीं पर गंगा नदी में है राष्ट्रीय
जलमार्ग फर्स्ट यहीं पे है। राष्ट्रीय जलमार्ग वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? नेशनल वाटर वेज ऑफ इंडिया फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ये 1620 या 1680 भी कहीं कहीं लिखता है, याद रखना है। 1680 किलोमीटर है। ये बहुत से राज्यों, यूपी से तो चालू हो रही है ना, यूपी हुआ, बिहार हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल राज्यों से गुजरती है ना ये जलमार्ग। इतना हो गया। गंगा नदी का प्रयोग नागरिक यातायात तथा भार वाहन के लिए भी काफ़ी समय से किया जाता है। ये प्रयागराज से वाराणसी जाती है। वाराणसी, मुगलसराय, सारण, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, साहेबगंज, फरक्का, कोलकाता, हल्दिया के पास है, वहाँ जाके समाप्त हो जाती है। तो अब गंगा नदी में और एक मेला भी लगता है, उसको कहते हैं माघी मेला। माघी मेला फेमस मेला है। ये राजमहल ब्लॉक में लगता है। 7 दिन तक लगता है। 7 दिन तक चलता है ये मेला। 7 दिन तक चलता है गंगा नदी के तट पर ये मेला लगता है। राजमहल ब्लॉक, याद रखना है, राजमहल ब्लॉक में यहाँ पे लगता है। अब मेला की बात करते हैं तो माघी मेला तो हो गया। एक बहुत ही फेमस मेला यहाँ लगता है, बिंदु धाम मेला। ये काफ़ी फेमस है ये ना। ये कौन सा ब्लॉक में लगता है? बहरवा ब्लॉक में लगता है। बहरवा ब्लॉक में होता है। यहाँ पे एक शक्तिपीठ है, बिंदु धाम शक्तिपीठ में प्रत्येक वर्ष चैत महीना में ये लगता है। चैत महीना में ये मेला लगता है। और रामनवमी के दिन 1 सप्ताह का मेला लगता है। रामनवमी के समय में, याद रखना है, रामनवमी के समय में। अब इतना हो गया तो यहाँ पे और भी सारा चीज़ है। बिंदु धाम शक्तिपीठ, विंध्यावासिनी, याद रख लीजिए, विंध्यावासिनी शक्तिपीठ अगर बोलेगा, बिंदु धाम शक्तिपीठ भी बोल सकता है। बिंदु धाम शक्तिपीठ भी हो गया। विंध्यावासिनी देवी मंदिर बिंदु धाम में है, ये भी याद रखना है। यहाँ माँ विंध्यावासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है। तो मेला में 2 हुआ, माघी मेला और बिंदु धाम मेला। तो ये इतना हो गया। मैं पेज बदल रहा हूँ, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ के एक ब्लॉक है, मेरा मतलब प्रखंड, वो राजमहल है। देखिए यहाँ पे यहीं से गंगा भी बहती है, सिर्फ राजमहल क्षेत्र को ही टच करती है। इस प्रकार टच करते हुए गंगा प्रवाहित होती है। तो प्राचीन समय में ये जो प्रखंड है, यहाँ पे बहुत सारे ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है। यहीं पे अकबर नगर है। अकबर नगर अगर पूछा जाए झारखंड में अकबर नगर, तो ये अकबर ने बनाया था। इसको कौन बनाया था? मानसिंह। इसको कौन बनाए थे? मानसिंह के द्वारा बनाया गया है। मानसिंह बनाए हैं अकबर नगर। कौन बनाए हैं? मानसिंह। अब बहुत सारे दालान है यहाँ पे। एक दालान है सिंही दालान, सिंही दालान। शाह सुजा एक थे। शाह सुजा ने प्रसिद्ध सिंही दालान का निर्माण किया। कौन कराए थे? शाह सुजा ने निर्माण कराया था। शाह सुजा ने निर्माण
कराया था, इतना याद रखना है। अब क्या हो जाता है, शाह शुजा हो गया। अब अकबरी मस्जिद भी यहीं पे है, अकबरी मस्जिद भी कौन है, यहीं पे है। इसको भी कौन बनाए थे, मान सिंह के द्वारा बनाया गया है। और मौनी बाबा आश्रम भी बोला जाए तो राजमहल में ही है। मैनी बाबा का आश्रम भी पूछा जाए कहाँ पे है झारखंड में, तो साहेबगंज का राजमहल। तो इसको भी कौन बनाया था, मान सिंह के द्वारा ही बनाया गया था। फिर और पूछा जाए मीर कासिम महल कहाँ है, तो भी साहेबगंज का राजमहल ही बोला जाएगा। ये सारे जो है कौन सा ब्लॉक में है, राजमहल ब्लॉक में है, अकबर के समय में बना है। इतना जो भी चीज़ है ना, इतना याद रखना है। और एक बहुत ही फेमस मंदिर है जामी मस्जिद, जामी मस्जिद, ये याद रखना है। तो मस्जिद तो यहाँ बहुत कम है, लेकिन जामी मस्जिद एक बहुत ही फेमस मस्जिद है। झारखंड की प्राचीन मस्जिदों में यह दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। यह झारखंड की दूसरी सबसे पुरानी, समझ गए, दूसरी पुरानी मस्जिद है ना। प्रखंड राजमहल क्षेत्र में इस मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा मानसिंह कौन कराए थे, राजा मानसिंह निर्माण करने वाला ना, राजा मानसिंह निर्माण करवाए थे। जामी मस्जिद कौन बनवाए थे, राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। यह मस्जिद शहर के ऊंचे स्थल में स्थित है, जिसे हदफ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जानता है, एक हदफ, याद रखिएगा, हदफ के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। हदफ एक अरबी शब्द है। ये कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य अथवा धनुष। अर्थ क्या होता है, लक्ष्य या धनुष, बाण का निशान। वर्तमान में इसका केवल दक्षिणी भाग ही बचा है हुआ है। इसकी दीवारें पर पुष्प आकृति देखने को मिलती है। जामी मस्जिद की दीवारों में पुष्प आकृति देखने को मिलती है, ये याद रखना है ना। अब इतना हो गया। अब सगरी ढलान भी एक है। कौन ढलान, सगरी ढलान। सगरी ढलान कहाँ पे है पूछा जाए तो वहीं पे है आपका साहेबगंज में सगरी ढलान। निर्माण कौन कराए थे, सब मानसिंह के द्वारा किया गया है। मानसिंह ने कराए हैं। मानसिंह ने कब कराए हैं, वही 16वीं शताब्दी 1580 से 1600 के बीच, इतना याद रखना है। इसके निकट में सगरी ढलान क्या है, गंगा नदी बहती है। गंगा नदी बहती है। इसे कसौटी पत्थर से बनाया गया है। कसौटी पत्थर से बना है, कसौटी पत्थर से बना है। यहाँ पर कचहरी लगा करती थी। यहाँ अष्टकोणीय बड़ा तालाब भी है। यहाँ अष्टकोणीय बड़ा तालाब भी है, याद रखना है इतना ना। अब एक बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे, उसको याद रखना है। वो हमेशा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। वो है शिव गादी। शिव गादी धाम, ये हमेशा आता है। शिव गादी धाम ना, ये कहाँ पे है, बरहेट में। ये देखिए शिव गादी धाम, वहाँ पे मैं इंगित ही कर दे रहा हूँ, बरहेट में। तो यहाँ कौन सा प्रखंड में है, बरहेट में ना। यहाँ पर एक क्या बोलिएगा, गुफा में एक मंदिर है ना, बाबा गजेश्वर नाथ धाम। बाबा गजेश्वर नाथ धाम, उसको शिव गादी भी कहा जाता है ना, इतना याद रखना। तो अब एक और चीज़ बच गया है यहाँ पे, कन्हैया स्थान।
कन्हैया स्थान। इस स्थान का नाम से ही आप समझ गए इसका संबंध कृष्ण से है। झारखंड में कृष्ण के का सिर्फ 2 ही मंदिर है, एक साहिबगंज राजमहल के पास कन्हैया स्थान और दूसरा गढ़वा में एक मंदिर है ना। तो ये कन्हैया स्थान, इसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही फेमस जगह है मंगला हाट। अगर पूछा जाए मंगला हाट कहाँ है तो ये राजमहल में है ना। तो ये जो मंदिर है गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? गंगा नदी, यहाँ से गंगा प्रवाहित होती है, गंगा के तट पर ही स्थित है। भगवान कृष्ण का एक मंदिर है ना, इतना याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु जो थे, चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण ने यहाँ पे दर्शन दिया था ना, इतना याद रखना है। तो गंगा नदी के किनारे मौजूद कन्हैया स्थान है, इतना याद हो गया। इस्कॉन करती है कन्हैया स्थान का संचालन, याद रखना है ये ना। ये ज़्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ गया हूँ, जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर मंगला हाट में मौजूद है ना। राजमहल चैतन्य महाप्रभु का पद चिन्ह भी मौजूद है ना, चैतन्य महाप्रभु का पद चिन्ह भी है वहाँ पे ना। तो यहाँ पे कन्हैया स्थान में वैष्णव धर्म के प्रचारक श्री चैतन्य महाप्रभु कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु, ये वैष्णव धर्म प्रचारक थे, वैष्णव धर्म प्रचारक ना। भगवान कृष्ण का वो दर्शन पाए थे, सो भी बाल्य रूप का दर्शन हुआ था। कृष्ण का बाल्य रूप का दर्शन हुआ है, बाल्य रूप का दर्शन इन्हें प्राप्त हुआ। एक पीपल का पेड़ है वहीं पर, इसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पदचिन्ह विद्यमान है। पदचिन्ह किसका भगवान है? भगवान कृष्ण और राधा रानी का पदचिन्ह है यहाँ पे। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर रास लीला किया था, महारास लीला। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कैसे आए थे बता रहे हैं मैं। चैतन्य महाप्रभु बिहार के गया से अपने माता पिता को पिंड दान कर अपने घर, नवद्वीप में उनका घर था, वापस लौटने के क्रम में वहाँ पे ठहरे थे। वहीं पर एक पीपल तमाल का वृक्ष है, वहीं पे भगवान कृष्ण का उन्हें दर्शन हुआ था। तो कन्हैया स्थान काफ़ी ही फेमस जगह है। और सबसे बड़ा था मंगला हाट। मंगला हाट को याद रखना है कि मंगला हाट कहाँ पे है, तो कहाँ पे? राजमहल ब्लॉक में है, इतना याद रखना है। अब हम लोग कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को टटोल लेते हैं। ऐतिहासिक चीज़ ना, ऐतिहासिक यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक तो पहला है यहाँ पे उधवा नाला की लड़ाई। उधवा नाला की लड़ाई, उधवा नाला की लड़ाई कब हुआ था? 1763 में ना, 1764 में किसका लड़ाई हुआ है? बक्सर की लड़ाई, याद रखना, उसी से याद हो सकता है। 1763 में उधवा नाला में पानी कहाँ से आता है? गंगा नदी का पानी आता है, याद रखना। किनके यहाँ पे लड़ाई हुआ था? जब मीर कासिम और गोडड ना, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम और गोडड की लड़ाई हुई थी। मीर कासिम का किसके साथ लड़ाई हुआ था? गोडड बोलता है ना, गोडड। मीर कासिम का हो जाता है, हार जाता है, हार जाता। और ये कहाँ पे भाग जाता है? रोहतासगढ़, यानी बिहार चला जाता है। रोहतासगढ़ के किला में चला जाता है, शरण लेता है। किसका पास शरण लेता है? रोहतासगढ़ का किला में, रोहतासगढ़ ना। शाहमल वहाँ पे रहते हैं। अब शाहमल भी बदमाश रहते हैं, वो सूचना दे देते हैं गोडट को ना, पकड़वा देता है इसको, इतना याद रखना। उधवा नाला की लड़ाई यहीं पे हुआ था, उधवा नाला की लड़ाई। अब है राजमहल, बहुत ही फेमस जगह है राजमहल।
काली चट्टान के लिए फेमस है ना। ना बंगाल की राजधानी, ये कौन है? बंगाल की राजधानी, राजमहल को राजधानी किसने बनाया था? तो ये बंगाल की राजधानी है, मानसी ने बनाया था राजमहल को राजधानी ना। अब राजमहल के बाद कौन बना राजधानी? उसके बाद ढाका हुआ। राजमहल से पहले मुंगेर हुआ था इसका राजधानी। तो 3 ही राजधानी हुआ था, सबसे पहले मुंगेर, उसके बाद राजमहल, उसके बाद ढाका, बंगाल की राजधानी। मानसी ने राजमहल को राजधानी बनाया ना। मानसी ने राजमहल को राजधानी बनाया, इतना याद रखना। मुगल के प्रभाव में झारखंड अकबर के समय में आया था ना। ये झारखंड जो था मुगल के प्रभाव में कब आया? झारखंड अकबर के समय में हुआ था। अब हम लोग उधवा की ओर चलते हैं। तो एक है उधवा पक्षी बिहार, ये याद रखना है। उधवा पक्षी बिहार या उधवा जल पक्षी आश्रयनी ना, उधवा पक्षी बिहार, इतना याद रखना है। इतना याद रखिए, राज्य में कुल 8 इको सेंसिटिव जोन है। राज्य में कुल 8 इको सेंसिटिव जोन है। इसमें उधवा झील पक्षी बिहार, पारसनाथ, तुमचांची, पालकोट आश्रयनी, गौतम बुद्ध वन्यजीव आश्रयनी, कोडरमा वन्यजीव आश्रयनी, लावालौंग जैन जीव आश्रयनी, बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग वन्यजीव आश्रयनी, ये 8 जो है इको सेंसिटिव जोन है ना। तो यहाँ पे उधवा पक्षी बिहार एक विस्तृत झील भी है जो प्रवासी पक्षियों का निवास के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी यानी बाहर से पक्षी जो आती है, जाड़े में इन पक्षियों को देखने के लिए संपूर्ण देश के से पर्यटक एवं पक्षी प्रेमी यहाँ आते हैं ना। ये याद रखना है। यह जो स्थान है पक्षियों के लिए कारण प्रसिद्ध है। यह लगभग 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इतना याद रखना है। तो उधवा पक्षी बिहार, इतना हम लोग देख लिए। तो ये इसका स्थापना वर्ष कब हुआ? स्थापना वर्ष जो आता है वही लिख रहे हैं, 1991 में। यह जाड़े में प्रवासी पक्षी आता है, इतना हो गया। कितना वर्ग किलोमीटर में फैला? 5.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना, इतना याद रखना है। यहाँ झील में बना हुआ है, 2 झील है, 2 झील है यहाँ पे। झील के अंदर है एक पतौड़ा झील है। पतौड़ा झील में जो पानी आता है वो गंगा नदी से आता है। पतौड़ा झील में जो पानी आता है गंगा नदी से पानी आता है यहाँ पे। और ब्रह्मा जमलपुर एक झील है, ब्रह्मा जमलापुर झील एक है, 2 झील है ना। तो यहाँ पे ही झील परियोजना भी शुरुआत हुई है 1991 में ना। 565 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ। रसिया का से भी यहाँ पर जो पक्षी सब यहाँ पे आते हैं ना। साइबेरिया से भी पक्षी यानी रसिया से पक्षी यहाँ आते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पे बहुत ही फेमस है ये। इतना हो गया। अब बच गया हम लोग कहाँ जाएंगे? जीवाश्म पार्क। यहाँ पे मांड्रो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, जीवाश्म पार्क के लिए फेमस है। जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क, फॉसिल पार्क जिसको बोलते हैं, फॉसिल पार्क। ये जीवाश्म पार्क बहुत ही फेमस है, इसको जानना हमें ज़रूरत है। जीवाश्म पार्क इकलौता है यहाँ पे। सबसे बड़ा बात है कि झारखंड का इकलौता जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? यहीं पे है जीवाश्म पार्क इकलौता। तो एक चीज़ याद रखना है, राजमहल पहाड़ी जीवाश्म के लिए जानी जाती है। इस आसपास पूरा क्या है? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी किसके लिए जानी जाती है? जीवाश्म के लिए जानी जाती है। यहाँ के जीवाश्म कितने वर्ष पुराने हैं? 68 से 145 वर्ष पुरानी है ना यहाँ का जीवाश्म, झारखंड का। ये याद रखना है, ये मांड्रो ब्लॉक में है।
मंडारो ब्लॉक ना, मांडरो ब्लॉक। अगर गांव पूछा जाए, ये गांव में बहुत खोजा तब मिला मुझे, दुधकोला गांव, दुधकोला गांव में है ना। तो एक याद रखना है, बीरबल साहनी। अगर जीवाश्म के बारे में अगर कोई खोजे हैं तो ये बहुत ही जीवाश्म में काम करने वाले व्यक्ति हैं ना। प्रभावशाली संग्रह लखनऊ में इनका है। लखनऊ में जो यहाँ के जो भी जीवाश्म मिले हैं वहाँ पे ले गया है और वहीं पे रखा गया है। झारखंड के साहिबगंज जो है, राज्य का पहला फॉसिल पार्क खोला गया है ना, इतना याद रखना है। और देश दुनिया के तमाम लोग जिन्हें पुरानी चीज़ों के बारे में जानने या शोध करने में बड़ा मज़ा आता है, आखिर जीवाश्म क्या है, ये कितने साल पुराने हैं, तो इस जीवाश्म पर जुरासिक, यहाँ पे क्या मिला है, पेड़ों की पत्तियाँ, जुरासिक काल के पेड़ों की पत्तियाँ, यहाँ पत्तियों की छाप मिला है। ऐसा माना जाता है कि ये जीवाश्म उन पेड़ों के हैं जो कभी शाकाहारी डायनासोर ये पत्तियों को खाया करते थे ना, इतना हमें जानना है ना। यहाँ आप आराम से पहुँच सकते हैं, ये पहाड़ी के ऊपर में है। ये जो गांव है दुधकोला, बहुत दिन बाद पता चलता है कि एक पतला सा रास्ता ही था, लेकिन बाद में खोजबीन हुआ तो पता चला कि यहाँ पे जीवाश्म है। यहाँ के निकटतम रेलवे स्टेशन कौन है, मिर्ज़ा चौकी, वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से ना। तो बीरबल साहनी का भी मैंने जिक्र किया है। बीरबल साहनी जीवाश्मों का व्यापक अध्ययन करने वाले बीरबल साहनी का पहला व्यक्ति है, और ये लखनऊ में इनका बहुत बड़ा ये है, उसमें ये रिसर्च करते हैं, इतना याद रखना है। अब और क्या बच गया अब, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा जीवाश्म पार्क, ये एकलौता जीवाश्म पार्क है झारखंड का, ये भी याद रखना है। अब तेलियागढ़ी का किला एक याद रखना है, तेलियागढ़ी का किला बहुत ही फेमस है, तेलियागढ़ी का किला ये बहुत ही फेमस है, तेलियागढ़ी का किला। तो इसके नाम के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तेली ज़मींदार ने इसे बनाया था, तेली ज़मींदार ने बनाया था, इसलिए इसका नाम तेलियागढ़ी का किला भी कहा जाता है। ये पहले तो बौद्ध स्तूप हुआ करता था, इतना राजमहल के तल में होने के वजह से, और राजमहल का जो पहाड़ी है उसका पत्थर काला है, इसलिए भी इसका नाम बहुत से विद्वानों ने इसको तेलियागढ़ी का किला कहा है ना। शाहजहां के काल में इसे बनाया गया था इसमें ना, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे क्या बोलिएगा, शेर शाह मुग़ल अफ़गान संघर्ष के दौरान झारखंड के क्षेत्र में कई बार यहाँ पर आए थे, इतना हो जाना है। इसको बंगाल की चाबी भी कहा जाता है, बंगाल की चाबी मतलब जब तक बंगाल को अगर जीतना है तो यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, या बंगाल का दरवाज़ा के भी नाम से फेमस है, बंगाल का दरवाज़ा ना। तो तेलियागढ़ी फोर्ट तो बता दिए, तेली ज़मींदार ने बनाया था, शाहजहां के शासनकाल में बना था। अब तेलियागढ़ी फोर्ट जो बौद्ध विहार था, पहले सबसे पहले कहा जाता है कि ये बौद्ध विहार था, बौद्ध विहार हुआ करता था। बौद्ध विहार में का चर्चा बहुत से विद्वानों ने भी किया है कि तेलियागढ़ी का किला क्या था, यही मतलब बौद्ध विहार था। तो इंडिका में इस चीज़ का जिक्र है, इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। वेनसांग भी आए हैं, अब्दुल लतीफ़ भी यहाँ आए हैं, वेनसांग भी आए हैं, अब्दुल लतीफ़ भी यहाँ पे आए हैं, अब्दुल लतीफ़ ना। और ईरानी थे जो यहाँ का बहुत ही
बढ़ाई भी किए थे। एक बुकानन टूरिस्ट ने में भी इस किले को बहुत ही बेहतरीन कलाकृति के रूप में से एक बताया है। इतना हमें जानना है। अब तेलियागढ़ी का किला जो बहुत ही फेमस हुआ था, कभी ये क्या हुआ करता था, राजाओं का विश्राम स्थल हुआ करता था। यहाँ पर राजा जाने के पहले यहाँ पे क्या करते थे, विश्राम किया करते थे। लेकिन आज इसकी अवस्था बहुत ही दयनीय है। आज मतलब मरणासीन अवस्था में ये किला तेलियागढ़ी का किला है ना। ये किला तेलियागढ़ी का किला मतलब मुग़ल के कई राजाओं के बारे में जानकारी देता है। तब उस समय राजा यहाँ क्या करते, विश्राम किया करते थे। मंडरो में ये किला है, मंडरो प्रखंड अगर पूछा जाए तो मंडरो प्रखंड में जीवाश्म प्रकार और तेलियागढ़ी का किला, ये याद लिख लेना है। यहाँ मंडरो प्रखंड तेलियागढ़ी का किला बहुत ही फेमस किला है ना। तो इतना हो गया तेलियागढ़ी का, इतना काली चट्टान से निर्मित यह किला था, बस इतना याद रखना है। मंडरो प्रखंड ना। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अब बरहेट प्रखंड। कहाँ है बरहेट प्रखंड, ये देखिए बरहेट प्रखंड। तो पंचकठिया एक जगह है, पंचकठिया यहाँ पे कान्हू को फांसी दी गई थी। कान्हू मुर्मू को फांसी दिया गया था, कान्हू मुर्मू को फांसी दे दिया गया था। और स्वयं बरहेट में सिद्धू को फांसी दे गए थे। ये दो भाई थे, मुर्मू ब्रदर्स, सिद्धू और कान्हू। तो इन दोनों को यहाँ पे ही फांसी दे दिया गया था। एक ये चीज़ था। और क्या हो गया, अब यहाँ पे नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं तो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा नदी प्रमुख है, गंगा नदी, और गुमानी नदी भी है, गुमानी नदी भी यहीं पर। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। मुरल भी एक नदी है, यहीं पे है मुरल। और बांसलोई भी यहाँ की प्रमुख नदी है, बांसलोई। और एक चीज़ याद रखना है, अगर मछली पालन पूछा जाए झारखंड में कहाँ पर होता है, मछली पालन के लिए कौन सा ज़िला प्रमुख है, तो हम लोग बताएंगे साहेबगंज ना। गंगा नदी साहेबगंज ज़िले से होकर गुजरती है। राजमहल और साहेबगंज ज़िले की गिनती झारखंड के मछली पकड़ने के लिए उत्तम क्षेत्र है। यहाँ रोहू, कतला मछली जो है, कैटल फिश, हिल्सा बहुत ही फेमस है ना। इतना याद रखना है। और नदियाँ तो हो चुकी है, अब और क्या बच गया, और भी कुछ बातें हैं। मोती जलप्रपात, मोती झरना, ये भी याद रखना है। तालझरी प्रखंड, मोती जलप्रपात कहाँ पर है, तालझरी प्रखंड में, ये याद रखना है। मोती जलप्रपात यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। अब पलामू टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है। नहीं ये नहीं होगा, पलामू टाइगर रिजर्व गलती से हम बोल दिए ना, पलामू टाइगर रिजर्व यहाँ पे नहीं है। अब मोती जलप्रपात, उधवा झील भी यहीं पे है। इतना डेल्टा प्रकार की जलवायु यहीं। दामिने को भी पूछा जाए तो यही राजमहल को ही बोला जाता है, दामिने को। राजमहल की पहाड़ी भी यहीं पे है। इतना हो गया। अब और क्या बच गया, इतना हो गया। और क्या क्या बोला जाएगा, चाइना क्ले के लिए ये जगह काफ़ी फेमस है, चाइना क्ले के लिए फेमस है। इतना हो गया। अब अकबर नगर हो गया, चाइना क्ले के लिए फेमस हो गया। अब इतना हो गया। राजमहल का किला अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो यहीं पे है, राजमहल का किला। तेलियागढ़ी का किला कहाँ पे है तो यहीं पे है। ये जो किला है 15वीं शताब्दी के अंत में जब अकबर का सेनापति मानसी ने अफगान
विद्रोही का पीछा करते हुए सिंहभूम से होकर गुजरा, तब उस समय बंगाल की राजधानी राजमहल को बनाया। बंगाल की राजधानी को मानसी बनाया था राजधानी। मानसी के द्वारा जो भी काम हुआ है साहिबगंज में, लगभग काम मानसी के द्वारा हुआ है ना। सन 1600 में औरंगजेब ने इससे शाह शुजा से छीन लिया। 1600 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे शाह शुजा से छीन लिया था और राजधानी के रूप में इसकी मान्यता को समाप्त कर दिया था। उस समय कौन इसकी राजमहल को राजधानी बनाया था? मानसी। लेकिन उसको ख़त्म कर दिया था औरंगजेब ना। इसकी मान्यता इसी राजमहल में राजा मानसी ने जामी मस्जिद भी बनाया। जामा मस्जिद भी कौन बनाया था? मानसी ने, इसी किला में। अगर बोला जाए जामा मस्जिद किस किले के अंदर है तो राजमहल का किला में निर्माण किया था। शाह शुजा एक थे, उससे पहले भी मैंने जिक्र कर चुका है। शाह शुजा ने प्रसिद्ध कौन सा ढलान बनाया था? प्रसिद्ध सिंही ढलान भी यहीं पे बनाया था। इतना याद रखना है। अब पान की खेती के लिए भी ये काफ़ी फेमस है। पान की खेती याद रखना है कि झारखंड में पान की खेती कहाँ होती है? साहिबगंज में पान की खेती होती है, ये याद रखना है। अब ये गुमानी नदी के विषय में हम लोग कुछ जानते हैं। गुमानी नदी, ये गुमानी नदी कहाँ है? राजमहल से निकलती है। सबसे पहला बात तो है राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और बरहेट एक जगह है, बरहेट में मेरल से मिल जाती है। मेरल नदी है, मेरल से मिल जाती है ना। अब एक बांसलोई भी है। बांसलोई कहाँ से निकलती है? गोड्डा का बांस पहाड़ से निकलती है बांसलोई। अब मेरल से निकलती है। अब इधर से आया मान लीजिए गुमानी, ये है गुमानी। अब ये किससे मिल गया? मुरल या मेरल से। और ये किससे मिल गई? गंगा नदी से। तो इतना हो गया। अब कुछ मिनरल्स की बातें कर लेते हैं। मिनरल्स ना, तो ये बेटोनाइट के लिए काफ़ी फेमस है। बेटोनाइट जिसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। सौंदर्य के लिए स्त्रियां लोग यूज करती है। वहाँ एक नंबर माना जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर बेटोनाइट कहाँ पर मिलता है पूछा जाए तो बेटोनाइट कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा झारखंड में? यहीं पे साहिबगंज में ही मिलता है। दूसरा चाइना क्ले मैं इससे पहले भी लिखा था, राजमहल क्षेत्र के लिए काफ़ी फेमस है ना। तो चाइना क्ले के लिए मंगला हाट कहाँ पे है? वहीं पे राजमहल ब्लॉक में ही मिलता है ना। अब राजमहल कोलफील्ड भी है। राजमहल कोलफील्ड, यहाँ 7 खाने हैं। फैक्ट्री के विषय में भी आप जान जाइए कौन कौन सी फैक्ट्री है। तो यहाँ मेटल प्रेस वर्क होता है। मेटल प्रेस वर्क के लिए फेमस है। टीन कैन फैक्ट्री भी है। टीन कैन फैक्ट्री के लिए भी ये फेमस है। अब यहाँ पे और कुछ याद कर लीजिए। यहाँ पे NH80 जगह नहीं बच रहा है। NH80 ना, NH135B ट्रांसपोर्ट के रूप में ये बहुत ही फेमस है। राज्य में सर्वप्रथम, ये बहुत ही फेमस अच्छा लाइन है। राज्य में
हमेशा प्रश्न आता है, राज्य में सर्वप्रथम राजमहल से कोलकाता रेल मार्ग का निर्माण हुआ है। इतना याद रखना है। अब मेरे उम्मीद से लगभग हम लोगों ने पूरा कवर कर लिए हैं हम लोग ना। तो साहिबगंज में शायद इतना ही है। अब खनिज में यहाँ पे मुसलमानी मिट्टी भी होता है, पाकुड़ चिप्स भी है, ये लिख लेना है। काओलिन जो होता है बेटोनाइट तो बहुत ही फेमस है। इतना ही है साहिबगंज। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी लाभ देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।